हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 10.8 है, इसको सॉल्व करना है। और बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 8 की पहले रीडिंग करके रखें। 10.8 है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारा पुराना ही जो फार्मूलाज हैं वो लिखे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू से एसोसिएटेड है। फार्मूलाज हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी समझ लिए हुए हैं, पिछले लेक्चर्स में भी समझ लिए हुए हैं। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आपके पास ये 10.8 है। बेहतर ये है कि आप इसकी रीडिंग करके रखें पहले से ही। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ कि कोई इन्वेंटर था, उसने सोलर पावर्ड कार बनाई है। अब एक मैन्युफैक्चरर है जो अलग एक आदमी है, वो मैन्युफैक्चर करता है ऐसे टॉयज़ को। ये सोलर पावर्ड टॉय कार है जो एक इन्वेंटर ने प्रोड्यूस की थी। अब एक मैन्युफैक्चरर को उसका डिज़ाइन पसंद आ गया है। वो चाह रहा है कि अब जो डिज़ाइनर है उसको राइट्स दे दिए जाएं, यानी कि डिज़ाइनर जो मैन्युफैक्चरर है उसको राइट्स दे दिए जाएं। कहाँ से? जिसने एक्चुअली उसको इन्वेंट किया है, और वो फिर इसकी मैस प्रोडक्शन करके सेल आउट करके प्रॉफिट कमा सके। ओके, अब वो उसको ऑफ़र कर रहा है कि जिसने गाड़ी इन्वेंट की है उसको ऑफ़र की जा रही है मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि इधर यू कैन हैव 15 लाख डॉलर और 1.5 मिलियन डॉलर्स राइट नाउ टुडे। आज ही 15 लाख डॉलर या तो मेरे से ले लो और मैं ये गाड़ी का डिज़ाइन बाय कर लूँगा और ख़ुद मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा। और दूसरी कंडीशन उसको ये दी जा रही है कि आप 3,85,000 मुझे हर साल मेरे से लेते जाएं। और कब तक लेते जाएं? 5 ईयर्स तक। अब मेरा ख्याल है आपको थीम समझ में आ गया होगा। गाड़ी बनाई, या तो 15 लाख रुपए उसको ऑफ़र हो रही है कि अभी ले लिए जाएं 15 लाख डॉलर, या फिर 5 साल तक कॉन्टीन्यूसली 3,85,000 मिले। अब देखें, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट ना हों तो आपको ये लग रहा है कि 5 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली अगर 3,85,000 मिलेंगे तो ये 18 से 20 लाख की अमाउंट बनेगी, जो कि 15 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो आपको तो ये फ़ौरन हाँ कर लेनी चाहिए। लेकिन अब आप चूँकि फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू फेवरेबल बन रही है या नहीं बन रही। इसलिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसने आपको उसकी कैपिटल कॉस्ट भी दे दी है 9%। 3,85,000 कंटिन्यूसली मिलेंगे तो फिर ये क्या है? ये कैश फ्लोज हैं और ये इनवर्ड है। 9% उसका रेट ऑफ रिटर्न है, आर यानी आपको मिल गया। और चूँकि 5 ईयर्स हैं तो वो n इज़ इक्वल टू 5 हो गया। अब हम इनको अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। जैसे हमने कहा कि कैश इनफ्लोज हमें वो बता रहा है कि 3,85,000 है, वो हम कैश फ्लो की जगह पे लिख देंगे 3,85,000। ओके, और उसके बाद आपके पास जो आर है वो भी आपको पता है कि 0.09 है। इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं ताकि आपको 3,85,000 आसानी से दिखे भी और समझ में भी आए। तो 3,85,000 की अमाउंट है, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, उसको काटते हैं। उसके बाद आपने यहाँ ब्रैकेट शो करनी थी और 1 माइनस और दोबारा 1 और 1 प्लस आर को मैं क्या लिख रहा हूँ? 1.09। और रेज टू पावर के लिए आपने इसको सिर्फ साइन शो करवाना है मैथमेटिकल फॉर्म में, और वो 5 ईयर्स हैं। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू के लिए कंप्लीट होता है। और यहाँ से गौर से देख लीजिए, कैश फ्लो से 3,85,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09 था और नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 थे। इसकी अब आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेटर पे इन्हीं अमाउंट्स को लिख देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 3,85,000 था, 0.09 आपके पास आर था, 1 माइनस 1 ओवर 1.09 और रेज टू पावर इसकी 5 है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1,497,515 है। हम ये अभी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है और प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,497,515। चेक कर लेते हैं, 1,4
515 है, ओके। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब चेक करेंगे कि क्या ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है। एनपीवी से कैलकुलेट करते हैं, और एनपीवी आपको पता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आपने निकाला हुआ ये वाला, इसको पुट करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरी सूरत के अंदर जो कैश फ्लो आउटवर्ड होने हैं पॉइंट ओ, उनको चेक करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आपको पता चल गया है कि वो ये वाला आंसर है, इसी को ही हमने यहाँ पुट कर देना है। माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, और जो कैश फ्लो आउटवर्ड थे वो क्वेश्चन में देखें कितने थे। तो जैसे हमने ये कहा कि ये जो 15 लाख उसकी सेकंड ऑफर थी, ये इस वक्त की इनिशियल पेमेंट हम इसको कंसिडर करेंगे ताकि प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस पता चल सके। तो यहाँ आप क्वेश्चन के अंदर उसी 15 लाख को पोस्ट करेंगे। तो आंसर हमारा ऑब्वियसली ये स्मॉलर अमाउंट है, ये लार्जर अमाउंट है, तो नेगेटिव के अंदर हमारा आंसर आएगा, और उस नेगेटिव की वजह से ये जो ऑफ़र की जा रही है इसको इन्वेंटर रिजेक्ट कर देगा। जो इन्वेंटर है वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। वो अमाउंट कितनी है वो भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ये 1497515 है, और आपने इसमें से 15 लाख माइनस करने हैं, तो 2484 नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। हालांकि माइनर अमाउंट है, लेकिन आप इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस की अमाउंट आपके पास आ रही है जो कि 2484 है। ओके, एक काम हमने सॉल्व कर लिया। ये ए पार्ट सॉल्व हुआ है अभी, और उसके बाद आप बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट के अंदर क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी ईयरली पेमेंट्स हैं जो हमने अभी निकाली। इस वक्त तो ईयरली पेमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं 3,85,000। अब नेक्स्ट वो आपसे डिमांड कर रहा है कि वो ईयरली पेमेंट कितनी हो ताकि एग्जैक्ट अमाउंट आपकी 15 लाख आ जाए। यहाँ पर अब वो कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है कि जो कैश फ्लोज हैं बजाय इसके कि वो 385,000, क्योंकि हमने ये देखा कि 385,000 लगाने पे तो नेगेटिव आ गया और हमने रिजेक्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के लिए कितनी कैश फ्लोज, कितनी अमाउंट की कैश फ्लोज आप दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर एक्चुअली कैश फ्लोज जो हैं वो मिसिंग है, जो इनवर्ड कैश फ्लोज हैं वो मिसिंग है, और आपने यहाँ से उन्हें कैलकुलेट करना है। लेकिन चूंकि बाकी सब चीज़ें वही हैं, तो ऐसे ही आप 0.09 वो भी उसी तरह से पोस्ट करेंगे, और 1 भी सेम उसी तरह से उसको जब आपने डिवाइड करके लिखना है वो भी वही 1.09, और रेज टू पावर 5 था, उसी तरह से आप रेज टू पावर 5 भी लिख देंगे। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास आई हुई है वो आपने 15 लाख, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जगह की वजह से, 15 लाख की अमाउंट है, और सिर्फ आपने अब कैलकुलेशंस जो करनी है वो कैश फ्लो इनवर्ड की करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसको बड़ा क्वेश्चन टेक ओवर नहीं करना। जैसे हम किसी स्मॉलर क्लास के अंदर, रिलेटिवली छोटी क्लास के अंदर जब हम काम करते हैं तो इस तरह से अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी होती है। आपने उसी तरह से इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ओके, 15 लाख आपके इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पर है, कैश फ्लोज आपने कैलकुलेट करनी है, बाकी सारा फार्मूला वही है। अब मैं समझने के लिए आपने समझना है कि सबसे पहले आपने इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ये चूँकि डिवाइड हो रहा है इस पर डिवाइड कर दें, और फाइनली ये चूँकि कैश फ्लो के डाउनवर्ड अमाउंट है तो उधर जाकर आपने 15 लाख को ऊपर और इसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर अब समझने की बात है, एक दफ़ा दोबारा देखिए, ये कैश फ्लो ये अननोन है। हमें इस कैश फ्लो को ऐसी अमाउंट कैलकुलेट करनी है जिससे एग्जैक्ट 15 लाख रुपीज़ आ जाएं। अब इसको आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप ये 7-8 के स्टैंडर्ड में भी कोई क्लास होगी तो ये अननोन अमाउंट है और बाकी सब नोन है, और आपने कैलकुलेट करनी है। आसान तरीका ये है, ये वाली अमाउंट पूरी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें,
और जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें 0.09 पे, तो आपके पास एक पूरा फैक्टर आ जाएगा जो इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे होगा। चलें पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो अमाउंट आपके पास है इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेटर पे जाएं, 1 माइनस 1/1.09 रेज़ टू पावर 5 था। आप चेक कर लीजिए, ऐसे ही है। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.09 रेज़ टू पावर 5, ये पहला आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरे आंसर के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे आंसर को 0.09 पे डिवाइड करना है। तो हम इस आंसर को डिवाइड कर देते हैं 0.09 पे, दोबारा एक आंसर आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो आंसर है ये पूरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है कैश फ्लो इनवर्ड। अब चूँकि ये वाला आंसर 3.8 कैश फ्लो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 15 लाख डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर निकला हुआ है, ओके, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय जो आंसर हमने निकाला है, तो आंसर हमारे पास आया 385,638 385 और 638 ये आंसर हमने किसका निकाला है, जो कैश फ्लो इनवर्ड थे वो आपने कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, अब यहाँ ना एक बात बड़ी गौर से आपने समझनी है, ये आई जो है वो फार्मूले का है, लेकिन एक्चुअली क्या कर रहे हैं हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हायर किया था। तो इन रियलिटी जो है वो पेमेंट आउटवर्ड जा रही है, इनवर्ड नहीं जा रही। तो आपने इसको एज अ फार्मूला यूज़ किया हुआ है चूँकि आपने इन्वेंटर को पेमेंट करनी है। अच्छा, आप बात समझने की ये है कि अगर आपने 15 लाख एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए तो आपको जो कैश फ्लोज हैं उनकी अमाउंट 385,638 रखेंगे, तो एग्जैक्ट 15 लाख आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब वापस इस जगह पर आएँ, अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू रखी हुई थी 3,85,000, तो आपके पास कुछ अमाउंट कम आ रही थी प्रेजेंट वैल्यू की, लेकिन जब आप 385,638 ये वाली कैश फ्लो रखेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आएगी 15 लाख रुपीज़ की। ओके, ये बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब सी पार्ट की तरफ जाते हैं। सी पार्ट में वो सिर्फ ये आपसे बोल रहा है कि क्या आपके आंसर में कोई डिफरेंस आ सकता है अगर आपकी जो ईयरली पेमेंट है वो बिगनिंग में शुरू हो जाए। अब पहले आप ऊपर देखें, आपके पास जो ईयरली पेमेंट थी वो एट द एंड थी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है कि जब बिगनिंग होगा तो तब क्या फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा और जब एंड होगा तो क्या फार्मूला होगा। आपने दो चीज़ें याद की हैं ओ ई के साथ। तो ओ ई में से ई क्या चीज़ थी, एट द एंड, और उसके बाद और ओ से होता है ऑर्डिनरी। और यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला सेकंड यूज़ होता है उसमें बिगनिंग ऑफ द ईयर और एन्युटी ड्यू वहाँ आपने चेक किया था। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आपने अब बिगनिंग का फार्मूला लगाना है। और थोड़ा सा याद करें, जब बिगनिंग का फार्मूला लगाते थे तो उसमें क्या डिफरेंस आता। तो उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। आप अगर ऑर्डिनरी का फार्मूला ये वाला है, जब आपने इसको बिगनिंग का फार्मूला बनाना है तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर से। सिंपल इज़ दिस कि जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है वही प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा, लेकिन बस इस आंसर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आर के साथ। अब हम जो सी पार्ट सॉल्व करेंगे यही वाला फार्मूले से जो आंसर निकला हुआ है ऑलरेडी उसी को ही आपने कॉपी कर लेते हैं और वही आपके सी पार्ट के अंदर वही फार्मूला यूज़ होगा। बस जो पीवी का आंसर आया होगा जो ऊपर है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल 1 प्लस आर से। सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस आर से।
ओके क्या हमने डिस्कस किया, अगर ऑर्डिनरी का फार्मूला है उसी फार्मूले को यूज़ करना है, उसी के आंसर को यूज़ करना है। सिंपल आपने ये करना है, अगर एट द बिगनिंग होगा तो प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले को 1 + r से मल्टीप्लाई कर देना है। अब प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला लगा के आपने आंसर कैलकुलेट किया हुआ है वो पहले से ही हमने पता कर लिया हुआ है, और वो आंसर आपके पास था 1497515। यही आंसर प्रेजेंट वैल्यू का आप यहाँ पे पुट कर देंगे 1497515, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 + r से, और वो क्या 9% है तो 1.09 हो गया। अच्छा अब सिंपल आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 1.09 से, तो आपके पास जो कैलकुलेशंस आ जाएंगी वो सिंपल बिगनिंग के फार्मूले से आएगी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू एट बिगनिंग, प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ओके अब कैलकुलेटर पे जाते हैं तो वहाँ 1497515 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.09 से, तो आपके पास बिगनिंग की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 16322। हम देख के लिख लेते हैं। तो आपके पास जो आंसर आया है वो है जी 1632 और 291। होपफुली आपने इस चीज़ को समझ लिया है। जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आया हुआ है उसी को पिक करना है और सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है 1 + r से। तो आपके पास जो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी ये एट द एंड थी, और आप 1 + r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगनिंग आ जाएगी, और उसका आंसर आपके पास 1632291 आ गया। अब डी पार्ट देखते हैं, उसके अंदर उसने क्या रिक्वायर किया हुआ है। अच्छा डी पार्ट में आप इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप चाहे वीडियो रोक के पहले इसकी रीडिंग कर लें, और बुक से भी रीडिंग हो सकती है, लेकिन आपने यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट डी पार्ट है इसमें वो कह रहा है कि अगर कैश इनफ्लोज को एसोसिएट करना है किसके साथ, जो उसके अब बिज़नेस में जब वो इन्वेंटर से गाड़ी परचेज़ कर लेगा और ख़ुद उसे मार्केट करेगा, ख़ुद बिज़नेस करेगा, उस गाड़ी को बेचेगा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो 2,50,000 पर एनम कमाना शुरू हो जाएगा आने वाले 15 साल के लिए। लेकिन आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस की है कि जो हमने ऊपर वाली तीनों रिक्वायरमेंट्स की हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशंस थी पेमेंट्स की, जिसमें इन्वेंटर से गाड़ी परचेज़ करके वो इन्वेंटर को पे कर रहा है या 3,85,000 पे कर रहा है, और बी में और सी में पेमेंट्स की ही कैलकुलेशन आपने देखें, यहाँ पर पेमेंट्स की ही कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो ए पार्ट है चाहे वो बी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि पेमेंट की बजाय उसको रिसीट्स मिलेंगी, यानी कि वो अमाउंट्स वापस आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली डिसीजन लेने के लिए आपने दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। जब आपने पेमेंट करनी है तो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जब आपने उससे इनकम कमानी है तो बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इसलिए डी पार्ट में आप आंसर ले लेंगे कि ऊपर वाले ए बी सी का डिसीजन लेते वक्त कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 250,000 अगर उसको रिसीव इनकम होना शुरू हो गई तो। डी पार्ट का आंसर है नो। सिंपल इज़ दिस कि आप नो लिख दें तो डी पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि इस फैक्टर की वजह से क्या फर्म का डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, इस एक फैक्टर की वजह से डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो ए बी सी है वो सब पेमेंट्स के क्राइटेरिया पे हमने डिसीजन लिया है, और जो ये डी पार्ट में पेमेंट बताई हुई है ये आपके पास रिसीव है या आपकी इनकम है। तो पेमेंट के क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, इनकम का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। आंसर इज दिस, जस्ट राइट डाउन नो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 10.8 कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, लिख के ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो और सेपरेट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।